कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 956 दिव्य मंडप का विभाजन। उसकी इस क्षेत्र में हर निगाह उस दिशा की ओर निर्देशित थी जिधर ध्रुवांत ने अपने हाथ से इशारा किया था, और दिव्य मंडप के गुटों के बीच एक सुंदर सिलुएट देखा। वह सिलुएट स्वाभाविक रूप से लावण्या थी, जिसने कभी मृत्यु खंडहर में ध्रुवांत के साथ सेना में शामिल हुई थी। दिव्य मंडप के घबराए हुए विशेषज्ञों के बीच लावण्या की ताकत बहुत उत्कृष्ट नहीं थी। इस प्रकार जब सभी ने उसे देखा तो उनकी आंखों में विस्मय का एक धब्बा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि शुरू से ही लावण्या ने एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी थी। दिव्य मंडप स्वामी की मृत्यु देखने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। यह इतना अधिक था कि यदि कोई उस पर स्पष्ट नजर डालता तो वे उसके होठों के कोने पर एक उठाव देखते, जिससे वह थोड़ी खुश दिखती। आसपास के दिव्य मंडप के विशेषज्ञों की तुलना में जिनकी निगाहें सुस्त थीं, यह एक स्पष्ट विपरीत था। हालांकि जब लावण्या, जिसने एक शांत मुखौटा बनाए रखा था, ने देखा कि ध्रुवांत ने उसकी दिशा में इशारा किया था, तो उसकी आंखों में विस्मय का एक धब्बा चमक गया। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत इस क्षण उसे मदद प्रदान करेगा। उसकी मंडेला थोड़ी चकित थी जब उसने लावण्या पर एक नजर डाली। बाद वाले की साधना के अत्यंत सामान्य होने के बावजूद इस हद तक कि वह दिव्य मंडप के विशेषज्ञों को भी नीचे खींच रही थी, मंडेला ने उससे एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया था। युद्ध इच्छा की शक्ति। वह एक युद्ध संरचना गुरु है। मंडेला की भौहें उठीं। युद्ध संरचना गुरु उत्तरी क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ थे, इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए उस लड़की के पास उसके द्वारा शामिल किए जाने की योग्यता थी। उसे कम मत समझो। यदि चट्टानी द्वीप पर उसकी मदद नहीं होती तो मैं वह उत्तम आध्यात्मिक दिव्य तरल प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता, ध्रुवांत ने कहा। उसके शब्द गलत नहीं थे। शायद हर कोई सोचेगा कि उसके सैनिकों के बिना लावण्या एक बेकार व्यक्ति से अलग नहीं थी, लेकिन वह स्पष्ट था कि उस समय मृत्यु खंडहर में लावण्या ने दिव्य युद्ध इच्छा बोर्ड का दूसरा आधा हिस्सा भी प्राप्त किया था। यदि उस वस्तु को सक्रिय किया गया होता तो वह 8वें ग्रेड सम्राटों का भी सामना करने में सक्षम होती। तो यदि लावण्या ने उस समय अपना दिव्य युद्ध इच्छा बोर्ड निकाला होता तो ध्रुवांत के लिए उस प्राचीन डोलियम को जब्त करना असंभव होता और वह भी खतरे में पड़ जाता। स्वाभाविक रूप से जिस कारण से लावण्या ने इसका उपयोग नहीं किया वह दिव्य मंडप के साथ उसके द्वेष के कारण था। इसलिए वह दिव्य मंडप स्वामी को सफल होते देखने को तैयार नहीं थी। अन्यथा वह अपने जीवनकाल के दौरान अपना बदला नहीं ले पाती। जब मंडेला ने ध्रुवांत के शब्द सुने तो वह थोड़ी चौंक गई। यह इतना अधिक था कि उसकी निगाहें कोमल हो गई थीं जब उसने लावण्या को देखा। यद्यपि वह अंदर की जानकारी के बारे में स्पष्ट नहीं थी, चूंकि ध्रुवांत ने पहले ही बोल दिया था, तो इसका मतलब यह होगा कि उनके डालुओ क्षेत्र ने भी उस लड़की पर एक एहसान किया था। जब ऐसा है तो हमारा डालुओ क्षेत्र माना जाता है कि उसने उस पर एक एहसान किया है। इसलिए हमारा डालुओ क्षेत्र स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करेगा। मंडेला लावण्या की ओर मुस्कुराई जब उसने जारी रखा, जब तक वह तैयार है हमारे डालुओ क्षेत्र के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे और डालुओ क्षेत्र का 11वां राजा भी उसका होगा। जैसे ही उसने बात की
उसके शब्दों के पीछे भर्ती का इरादा अत्यंत स्पष्ट था और आसपास के बलों की अभिव्यक्तियों में हल्के बदलाव आए थे। आखिरकार वे एक युद्ध संरचना गुरु की क्षमता के बारे में स्पष्ट थे। तो भले ही वे अधिक साहसी होते, वे डालुओ क्षेत्र से उसे छीनने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करते। इस प्रकार वे इस क्षण केवल दया में अपना सिर हिला सकते थे। लावण्या स्तब्ध थी, लेकिन उसके चेहरे पर हिचकिचाहट दिखाई दी। मिस लावण्या, आप अपने परिवार के लिए खतरे के बारे में चिंतित हैं। यह सब हो जाने के बाद हमारा डालुओ क्षेत्र आपके परिवार को प्राप्त करने के लिए दिव्य मंडप में किसी को भेजेगा। मैं यहीं अपनी गारंटी दे सकता हूं कि आपका परिवार ठीक रहेगा। जब ध्रुवांत ने लावण्या के चेहरे पर हिचकिचाहट देखी तो उसने तुरंत बोल दिया। ध्रुवांत की गारंटी सुनकर लावण्या ने अपने दांत भींचे जब उसने अपना सिर हिलाया। यदि आप मेरे परिवार को बचा सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए काम करूंगी। लावण्या, तुम गद्दार, हमारे दिव्य मंडप ने तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें एक युद्ध संरचना गुरु बनने में मदद करने के लिए इतना कुछ किया है और तुमने वास्तव में हमें धोखा देने की हिम्मत की। जब आसपास के दिव्य मंडप के विशेषज्ञों ने यह दृश्य देखा तो वे तुरंत गुस्से से दहाड़े। विशेष रूप से 4 मंडप स्वामी, उन सभी ने लावण्या को शातिर निगाहों से देखा था। यदि ऐसा नहीं होता कि उनके आंदोलनों को मंडेला द्वारा सील कर दिया गया था, तो उन्होंने शायद पहले ही उसे मारने के लिए एक कदम उठा लिया होता। उनकी क्रुद्ध दहाड़े सुनकर लावण्या के मुंह का कोना एक व्यंग्यात्मक चाप में उठा जब उसने ठंडाई से कहा, पालना। तुम्हारे दिव्य मंडप ने उस समय युद्ध इच्छा में मेरी प्रतिभा देखी और मेरे कबीले का नरसंहार करने के लिए किसी को भेजा, मुझे तुम्हारे दिव्य मंडप के प्रति समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि तुम लोग अभी भी आश्वस्त नहीं थे और यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन को अपंग बनाने के लिए जहर दिया। मुझे तुम्हारे दिव्य मंडप के प्रति मेरी वफादारी को मजबूर करने के प्रयास में। हाँ, मैंने हमेशा तुम्हारे इस पालन को याद रखा है, लेकिन स्वर्ग ने मुझे निराश नहीं किया है। आज वह दिन है जब तुम्हारा दिव्य मंडप कीमत चुकाएगा। लावण्या की आवाज एक ठंडी और घनी शातिरता से भरी हुई थी। अब जब दिव्य मंडप खुद को भी नहीं बचा सकता था, तो उसने अंततः अपने दिल में नफरत छोड़ दी थी और चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था। लावण्या के ठंडे और शातिर शब्दों का सामना करते हुए 4 मंडप स्वामी अवाक थे और केवल शातिर ढंग से लावण्या को देख सकते थे। इससे पहले कि वे बोल पाते, उन्होंने मंडेला को अपना हाथ लहराते हुए देखा और एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव फैल गया, जिससे तुरंत 4 मंडप स्वामी कराह उठे क्योंकि उनके होठों के कोने से खून के निशान रिस गए। तुरंत वे इस हद तक डर गए थे कि उन्होंने अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। हाँ, एक शक्तिशाली जनरल प्राप्त करने के लिए डालुओ क्षेत्र को बधाई। जब मायरियड संत पूर्वज ने यह दृश्य देखा तो वह अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराया जैसा उसने कहा। स्पष्ट रूप से उसके स्वर को देखते हुए उनके संबंध को करीब खींचने का इरादा स्पष्ट था। मंडेला का मायरियड संत पूर्वज के साथ कोई द्वेष नहीं था, इसलिए उसने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इससे पहले कि वह अपनी निगाह शेष पृथ्वी सम्राटों की ओर निर्देशित करे। चूंकि दिव्य मंडप स्वामी गिर गया है, तो दिव्य मंडप के बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आश्चर्य है, दिव्य मंडप के क्षेत्रों के बारे में आप सभी की क्या राय है? जब उसने यह पूछा तो अन्य पृथ्वी सम्राटों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दिव्य मंडप आखिरकार उत्तरी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शिखर बल था, जिसके पास पर्याप्त क्षेत्र और गहरी नींव थी। यह निश्चित रूप से एक विशाल पाई थी
और जब तक वे इसका एक टुकड़ा ले सकते थे, यह निश्चित रूप से उनकी अपनी शक्तियों के लिए एक बड़ा सुधार होगा। अतीत में शिखर बलों के क्षेत्रों के कोई विशिष्ट नियम नहीं थे। मूल रूप से जिसकी मुट्ठी बड़ी होती उसे सबसे ज्यादा मिलता। तो पिछले शिकार युद्धों में यह हमेशा दिव्य मंडप ही था जिसे सबसे बड़ी पाई मिलती थी। लेकिन वह अतीत था, क्योंकि वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से अलग थी। डालुओ क्षेत्र की शक्ति पहले ही अन्य शिखर बलों से अधिक हो चुकी थी। तो यदि अन्य पृथ्वी सम्राटों ने सोचा था कि यदि मंडेला अभी भी पाई साझा करने को तैयार है तो वे बहुत भोले होंगे। पृथ्वी सम्राटों ने सभी ने एक नजर डाली, लेकिन यह मायरियड संत पूर्वज था जिसने अंत में बात की। मुझे आश्चर्य है कि क्या डालुओ शासक के पास इसके बारे में कोई विचार है। जब मंडेला ने उनके रवैये को देखा तो वह हल्के से मुस्कुराई और थोड़ी सी भी विनम्रता के बिना कहा, मेरा डालुओ क्षेत्र दिव्य मंडप के खजाने और क्षेत्रों के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेगा। आधा? मंडेला की मांग सुनकर मायरियड संत पूर्वज और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। यदि ऐसा है तो अन्य बल केवल दिव्य मंडप के दूसरे आधे हिस्से को विभाजित कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो वे शायद अंत में इसका 10वां हिस्सा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ध्रुवांत और कालिका ने भी अंदर ही अंदर अपने होंठ चटकाए थे। दिव्य मंडप के खजाने का आधा हिस्सा शायद 10 मिलियन बूंदों के सम्राट आध्यात्मिक तरल से कम नहीं होगा। यह निश्चित रूप से एक अत्यंत उच्च आय थी जो डालुओ क्षेत्र को मोटा कर सकती थी। इसके अलावा दिव्य मंडप के क्षेत्रों का आधा हिस्सा डालुओ क्षेत्र के वर्तमान क्षेत्रों से भी बड़ा था। यदि वे उस मात्रा में क्षेत्रों को निगल लेते तो डालुओ क्षेत्र निश्चित रूप से उत्तरी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाता। डालुओ शासक, क्या आप थोड़ी बहुत ज्यादा मांग नहीं कर रही हैं? यमेश्वर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं जब उसने गंभीरता से कहा। सब लोग, शायद आपको मुझे उत्तरी क्षेत्र के नियमों की याद दिलाने की आवश्यकता है। हालांकि जब मंडेला ने अन्य पृथ्वी सम्राटों की पूछताछ भरी निगाह देखी तो वह उनसे परेशान नहीं हुई और उदासीनता से कहा, उत्तरी क्षेत्र में विजेता सब कुछ ले जाता है और इस प्रकार उन्हें जो पाई मिलेगी वह स्वाभाविक रूप से बड़ी भी होगी। अतीत में अन्य शिखर बलों ने इसे एक मानक के रूप में इस्तेमाल किया था, और अब जब डालुओ क्षेत्र ने उत्तरी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में दिव्य मंडप की जगह ले ली थी तो वे स्वाभाविक रूप से पाई का सबसे बड़ा हिस्सा पाने के योग्य थे। जब 5 पृथ्वी सम्राटों ने उसके शब्द सुने तो वे चुप्पी में डूब गए, सिवाय उनकी आंखों में अनिच्छा के। सबको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी आप सभी के साथ कुछ चर्चा करनी है। जब मंडेला ने 5 पृथ्वी सम्राटों को चुप रहते देखा तो वह मुस्कुराई और एक बार फिर बोली, यह क्या है? मंडेला ने अपनी पलकें उठाईं जब उसने कहा, मैं आप सभी के साथ एक गठबंधन बनाने की योजना बना रही हूं। एक गठबंधन। 5 पृथ्वी सम्राटों की अभिव्यक्तियों में बदलाव आया और वे उपहास करने से रोक नहीं सके। क्या ऐसा हो सकता है कि डालुओ शासक दिव्य मंडप स्वामी की तरह बनना चाहती है और उत्तरी क्षेत्र पर हावी होना चाहती है? मंडेला ने अवमानना में अपने होंठ सिकोड़े जब उसने उत्तर दिया, मैं ऐसा करने के लिए इतनी ऊब नहीं हूँ। जब 5 पृथ्वी सम्राटों ने उसके शब्द सुने तो उन्होंने अंदर ही अंदर राहत महसूस की। यदि मंडेला दिव्य मंडप स्वामी के रूप में कार्य करने का इरादा कर रही थी तो उनका उत्तरी क्षेत्र निश्चित रूप से इस हद तक उतार चढ़ाव करेगा कि शिखर बलों के रूप में भी वे इसे पार करने के लिए आश्वस्त नहीं थे। मंडेला ने अपनी उंगली फिराई और स्टारलाइट दानव दमन पिरामिड को बुलाया। फिर उसने हल्के से कहा,
आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह स्टारलाइट दानव दमन पिरामिड प्राचीन स्वर्ग महल के स्थान को महसूस कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग जानते हैं कि यदि प्राचीन स्वर्ग महल के खंडहर दिखाई देते हैं तो यह निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा। उस समय मुझे डर है कि स्काइला महाद्वीप के सभी शिखर बल इसके लिए आएंगे और मेरा डालुओ क्षेत्र अभी भी इस पूरे केक को खाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं है। जब मंडेला ने बात की तो 5 पृथ्वी सम्राटों के दिल उछल पड़े और उनकी आंखें खिल उठीं। उनकी आंखें धधक रही थीं जब उन्होंने मंडेला को देखा। मंडेला धीरे से मुस्कुराई। इसलिए मैं आप सभी के साथ एक गठबंधन बनाना चाहती हूँ। यदि मैं प्राचीन स्वर्ग महल के खंडहरों को खोजने में कामयाब होती हूँ तो हम अपनी सेनाओं को एक साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह हमें प्राचीन स्वर्ग महल की फसल में हिस्सा मिलेगा। मुझे आश्चर्य है, मेरे सुझाव के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? जब मंडेला ने अपना अंतिम शब्द समाप्त किया तो पृथ्वी सम्राटों की आंखें बहुत लाल हो गई थीं जब उन्होंने मंडेला को देखा। उन्होंने हल्के अविश्वास के साथ कहा, तुम अभी भी हमें इसमें हिस्सा लेने दोगी? प्राचीन स्वर्ग महल कितना बड़ा अवसर था। यह कुछ ऐसा था जिसके साथ साधारण पृथ्वी सम्राट भाग्यहीन थे, लेकिन अभी मंडेला वास्तव में इसे उनके साथ साझा करने को तैयार थी। हालांकि यह एक अच्छा अवसर है, हमें अपनी सीमाएं जाननी होंगी। मेरा डालुओ क्षेत्र अभी भी प्राचीन स्वर्ग महल के खंडहरों को निगलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। मंडेला मुस्कुराई। उनका उत्तरी क्षेत्र स्काइला महाद्वीप का केवल एक हिस्सा था और सिर्फ उनका डालुओ क्षेत्र अकेले स्काइला महाद्वीप में शीर्ष बलों से लड़ने के योग्य नहीं था। इसलिए उसे उत्तरी क्षेत्र के शिखर बलों को एक साथ खींचना पड़ा। इस तरह वे स्काइला महाद्वीप के शिखर बलों का सामना करने में सक्षम होंगे। यह कैसा है? मुझे आश्चर्य है कि क्या आप लोग मेरे सुझाव में रुचि रखते हैं? मंडेला ने एक बार फिर कहा। जब पृथ्वी सम्राटों ने उसके शब्द सुने तो उन्होंने एक नजर डाली और अपने दांत भींचे, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जब तक डालुओ शासक हमें इसमें हिस्सा लेने देने को तैयार है, हम निश्चित रूप से मदद करने को तैयार हैं। जब मंडेला ने उनके शब्द सुने तो वह धीरे से मुस्कुराई और संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। जब ऐसा है तो यह मामला सुलझ गया है। इसके अलावा दिव्य मंडप के विभाजन के बारे में हम डालुओ शासक की सुनेंगे, पृथ्वी सम्राटों ने बिना किसी अनिच्छा के निर्णायक रूप से कहा। प्राचीन स्वर्ग महल के खंडहरों की तुलना में दिव्य मंडप उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं था। पीछे जब ध्रुवांत ने देखा कि उन्होंने दिव्य मंडप के भाग्य पर कैसे चर्चा की तो वह थोड़ा अवाक रह गया। उसने अंततः पृथ्वी सम्राट क्षेत्र की महाशक्तियों के अधिकार को देखा था। यहाँ तक कि शक्तिशाली दिव्य मंडप भी दिव्य मंडप स्वामी के बिना एक मोटी भेड़ से ज्यादा कुछ नहीं था। तुरंत विभाजित होने पर इस क्रूरता ने उसे थोड़ा आह भरने पर मजबूर कर दिया। उसी समय ध्रुवांत का दिल धीरे धीरे ठंडा हो गया, क्योंकि ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। उसके लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन उसे अभी भी विश्वास था कि एक दिन उसके पास उस तरह की ताकत होगी। बस इतना ही है कि उसे अभी भी इसे पूरा करने के लिए समय चाहिए था। हाफ ध्रुवांत ने अपना सिर ऊपर उठाया जब उसने कुछ सफेद धुंध बाहर निकाली। चाहे जो भी हो, यह शिकार युद्ध अंततः समाप्त हो गया था। जिसने उन्हें भाग्यशाली महसूस कराया वह यह तथ्य था कि इस शिकार युद्ध के बाद उनका डालुओ क्षेत्र अभी भी उत्तरी क्षेत्र में विशाल खड़ा रहने में कामयाब रहा।
और भविष्य में वे भी मजबूत होते रहेंगे। एपिसोड 957 मजबूत हुआ अंधकार महल। उत्तरी क्षेत्र का शिकार युद्ध कई महीनों के बाद आखिरकार समाप्त हो गया था। जब यह समाप्त हुआ तो उत्तरी क्षेत्र में एक हंगामा खड़ा हो गया। दिव्य मंडप स्वामी का पतन। जब यह खबर फैली तो पूरा उत्तरी क्षेत्र इस हद तक चौंक गया कि वे अवाक रह गए। हर एक बल इस हद तक अवाक रह गया था कि उन्हें थोड़ा अविश्वास महसूस हुआ। वह विशेषज्ञ जो व्यावहारिक रूप से उत्तरी क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था, वास्तव में गिर गया। यद्यपि हर एक शिकार युद्ध में शिखर बलों का विनाश होता था, शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार का विनाश उत्तरी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति का होगा। पूरा उत्तरी क्षेत्र कांप गया क्योंकि एक हंगामा गूंज उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी जानता था कि दिव्य मंडप स्वामी के बिना दिव्य मंडप निश्चित रूप से गिर जाएगा। उनकी वर्तमान ताकत के साथ उनके लिए इतनी बड़ी संपत्तियों की रक्षा करना असंभव था। उसी समय ऐसी पर्याप्त शक्ति भेड़ियों को भी इसके चारों ओर इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करेगी। लेकिन इस बार यह भी एक बार फिर सभी की अपेक्षाओं से अधिक हो गया था। दिव्य मंडप के क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा अतीत की तरह नहीं थी, जहां खून की नदियां बनती थीं। इसके विपरीत सब कुछ एक शांत अंत पर आ गया था। अनगिनत बलों की निगाहों के नीचे सभी ने एक बार फिर पाया कि दिव्य मंडप के क्षेत्रों का आधा हिस्सा डालुओ क्षेत्र द्वारा ले लिया गया था। इस क्षण सभी समझ गए कि इस शिकार युद्ध का सबसे बड़ा विजेता कौन था। इस क्षण मंडेला की साधना के अर्धवृहद पृथ्वी सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने की खबर और शिकार युद्ध में हुई हर चीज उत्तरी क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। अर्धवृहद पृथ्वी सम्राट क्षेत्र। जब कई बलों ने यह खबर सुनी तो उन्होंने निस्संदेह ठंडी सांस ली थी, क्योंकि वे सभी स्पष्ट रहे होंगे कि इसका मतलब यह था कि डालुओ क्षेत्र की ताकत अन्य शिखर बलों से अधिक हो गई थी। शायद भविष्य में शिखर बलों के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी, जबकि डालुओ क्षेत्र सबसे मजबूत शिखर बल बन जाएगा। स्थिति इस पर आने के साथ कई लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि उत्तरी क्षेत्र में सबसे मजबूत शिखर शक्ति का सामना करते समय उन्हें किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। भविष्य में डालुओ क्षेत्र निश्चित रूप से उत्तरी क्षेत्र में अधिपति बन जाएगा और कोई भी इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी समय जब डालुओ क्षेत्र की प्रसिद्धि फैल गई थी, ध्रुवांत का नाम भी फैल गया था, क्योंकि जानकारी को देखते हुए जिस कारण से डालुओ क्षेत्र सबसे बड़ा विजेता बन सका, वह ध्रुवांत के योगदानों से बहुत संबंधित था। उसके बिना पूरी स्थिति पूरी तरह से अलग हो सकती थी। इसके अलावा ध्रुवांत शिकार युद्ध में एक युद्ध संरचना गुरु बन गया था, डालुओ क्षेत्र के सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था और यह इतना अधिक था कि दिव्य मंडप का एक मंडप स्वामी भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि दिव्य मंडप के ईश्वर और अधोलोक महल के नरकेश भी ध्रुवांत के लिए कदम पत्थर बन गए थे। इसलिए जब डालुओ क्षेत्र शीर्ष पर मजबूती से बैठा तो ध्रुवांत भी ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड में चढ़ गया था और ईश्वर की जगह ले ली, रिकॉर्ड का वास्तविक अधिपति बन गया और उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ियों के बीच शिखर भी बन गया। उसके सभी आश्चर्यजनक योगदानों के साथ उत्तरी क्षेत्र में कोई भी उसके उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ियों के बीच अधिपति होने के बारे में कुछ नहीं कह सकता था। जब दिव्य मंडप के पतन के कारण हुआ हंगामा शांत हो गया तो डालुओ क्षेत्र उबल पड़ा था। शिकार युद्ध समाप्त होने के बाद कोई शांति नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें दिव्य मंडप के लगभग आधे क्षेत्रों को निगलना था। इतने बड़े क्षेत्र के साथ
डालुओ क्षेत्र के लिए इसे एक बार में निगलना भी परेशानी भरा था। इसके अलावा कुछ बल थे जो दिव्य मंडप के क्षेत्रों के बीच उनके प्रति निष्ठा रखने को तैयार नहीं थे, और इस प्रकार उन्होंने अराजकता पैदा करने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया था, जिसने डालुओ क्षेत्र के क्षेत्रों पर कब्जा करने की कठिनाई को और बढ़ा दिया था। हालांकि ये सभी समस्याएं 3 सम्राटों द्वारा एक कदम उठाने और उन खरपतवारों को खींचने के बाद हल हो गईं जो पृष्ठभूमि से अराजकता का कारण बने थे। आखिरकार वे बल पूरी तरह से दिव्य मंडप के प्रति वफादार नहीं थे, उन्हें बस डर था कि डालुओ क्षेत्र द्वारा उन पर कब्जा करने के बाद उनके लाभों में बदलाव आएगा। लेकिन डालुओ क्षेत्र से इतने खून खराबे के बाद उन्हें अंततः समझ में आया कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसका वे विरोध कर सकते थे। वे जो कर सकते थे वह स्वेच्छा से निष्ठा रखना था, या उत्तरी क्षेत्र में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। इस प्रकार जैसे जैसे समय बीतता गया, डालुओ क्षेत्र की प्रसिद्धि उनके प्रति अधिक बलों के समर्पण के साथ बढ़ी, जिससे डालुओ क्षेत्र की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ी। इस प्रकार बस कुछ ही महीनों के समय में डालुओ क्षेत्र ने धीरे धीरे दिव्य मंडप के आधे क्षेत्रों को निगल लिया था। यद्यपि कभी कभार अराजकता होती थी, चीजें शांत होने लगी थीं। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे डालुओ क्षेत्र के आधे क्षेत्रों को निगल लिया, वे निस्संदेह मोटे हो गए थे। लेकिन सौभाग्य से मंडेला और 3 सम्राटों के पास अभी भी उनका तर्क था। यद्यपि अधिक से अधिक विशेषज्ञ उनके प्रति समर्पित हुए, उन्होंने लापरवाही से पद नहीं दिए। कुछ अधिक महत्वपूर्ण पद अभी भी डालुओ क्षेत्र के दिग्गजों को दिए गए थे। इसने आंतरिक समस्याओं को होने से रोका जो डालुओ क्षेत्र के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनती। लेकिन जब तक डालुओ क्षेत्र इस अवधि से गुजरता है और धीरे धीरे इतने बड़े क्षेत्रों के विशेषज्ञों को पचा लेता है, डालुओ क्षेत्र द्वारा धारण की गई शक्ति निश्चित रूप से पूरे उत्तरी क्षेत्र को तिरस्कार से देख सकती है। उस क्षण केवल तभी डालुओ क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र का अधिपति होगा। डालुओ क्षेत्र ग्रेटला स्काई अंधकार महल वर्तमान अंधकार महल भी डालुओ क्षेत्र के साथ विकसित हुआ था, पहले से अधिक मजबूत हो गया था। इसके अलावा पूरे अंधकार महल में विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ी थी। जैसे जैसे डालुओ क्षेत्र बढ़ा, अंधकार महल को जो लाभ प्राप्त हुए थे वे राजाओं में सबसे अच्छे थे। उनके अधीन शहर भी 100 से बढ़कर 600 हो गए थे। ऐसी पर्याप्त फसल ने निस्संदेह अंधकार महल को राजाओं में शीर्ष पर बना दिया था। यहाँ तक कि शक्तिशाली लॉर्ड असुर की तुलना भी अंधकार महल से नहीं की जा सकती थी। लेकिन अंधकार महल के लिए मंडेला के व्यवहार के प्रति उनकी कोई टिप्पणी नहीं थी। आखिरकार सभी स्पष्ट थे कि यह सब ध्रुवांत के योगदानों के कारण था कि उनका डालुओ क्षेत्र सबसे बड़ा विजेता बन सका, और उनके योगदान सभी तुलना में फीके थे। इसके अलावा ध्रुवांत ने अंत में स्टारलाइट दानव दमन पिरामिड भी मंडेला को सौंप दिया था। इसलिए भले ही वे अंधकार महल के विकास से ईर्ष्या करते थे, किसी ने भी कोई नाराजगी नहीं व्यक्त की थी, क्योंकि ये सभी चीजें थीं जिनके अंधकार महल या शायद ध्रुवांत हकदार थे। यद्यपि अंधकार महल विस्तार करने वाले क्षेत्रों से खुशी से भरा था, परेशानियां भी पीछे आईं। लेकिन सौभाग्य से तानवी की मदद से अंधकार महल के गृहस्वामी के रूप में और कई विशेषज्ञों के साथ जो अंधकार महल में शामिल हुए थे, अंधकार महल ने 1 महीने के बाद शहरों पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। 600 शहरों के साथ अकेले अंधकार महल को वार्षिक श्रद्धांजलि कुछ लाख बूंदों के सम्राट आध्यात्मिक तरल की होगी, जो अतीत की तुलना में कई गुना अधिक थी। अंधकार महल की गहराइयाँ। यह स्थान अभी भी अंधकार महल का निषिद्ध भूमि था।
क्षेत्रों के विस्तार के बावजूद और केवल कुछ ही संख्या में यहाँ प्रवेश कर सकते थे। इस क्षण ध्रुवांत महल की छत पर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था जब उसने अंधकार महल के चारों ओर देखा। प्रकाश की निरंतर धारियां उड़ रही थीं, जिससे पता चलता था कि पूरा अंधकार महल वर्तमान में अत्यंत व्यस्त था। ध्रुवांत ने भी बड़ी संख्या में शहरों से ढील नहीं दी जिन्हें अंधकार महल को नियंत्रित करना था। आखिरकार उन सभी शहरों में से सभी उनके प्रति समर्पित होने को तैयार नहीं थे। इसलिए ध्रुवांत के पास कालिका सेना के साथ यात्रा करने और उन बाधाओं को दूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो पिछले महीने में यहाँ तक कि वह भी उन कई लड़ाइयों को सहन नहीं कर सका जिनसे उसे गुजरना पड़ा था। लेकिन सौभाग्य से इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसने अंततः अंधकार महल की स्थिति को स्थिर कर दिया था। जब तक कुछ गलत नहीं होता, यह अंधकार महल के बढ़ने के लिए बस समय की बात थी। वास्तव में अतीत की तुलना में अतुलनीय। ध्रुवांत छत पर खड़ा था जब उसने अंधकार महल को देखा और आह भरने से रोक नहीं सका। 2 साल पहले जब वह अंधकार महल में आया था तो अंधकार महल लगभग भंग होने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन कौन सोच सकता था कि 2 साल बाद यह वास्तव में इतना मजबूत हो गया था। हाँ, और इसका अधिकांश हिस्सा तुम्हारे योगदानों के कारण था। ध्रुवांत के पीछे से कोमल हंसी की एक गूंज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और एक सुंदर आकृति देखी। कालिका हंस रही थी जब वह उसके पीछे खड़ी थी। कालिका ने एक कदम आगे बढ़ाया और ध्रुवांत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उसने भी दूर आकाश पर एक नजर डाली थी और थोड़ी अनुपस्थित मन थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बस 2 सालों में इतना बढ़ जाओगे। 2 साल पहले जब ध्रुवांत डालुओ क्षेत्र में आया था, उसने अपना सम्राट दिव्य शरीर भी नहीं बनाया था। लेकिन अभी वह पहले ही उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ियों के बीच अधिपति बन चुका था। उसके विकास ने दूसरों को प्रशंसा में आह भरने पर मजबूर कर दिया था। यह सब बड़ी बहन कालिका का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद है। ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया। यदि ऐसा नहीं होता कि कालिका ने उसे डालुओ क्षेत्र में मार्गदर्शन किया होता तो वह शायद अभी भी वृहद सहस्र संसार में बिना घर के घूम रहा होता। कालिका ने उसके शब्दों के जवाब में हल्के से मुस्कुराया। ध्रुवांत ने कालिका को देखा और देखा कि उसकी मुस्कान कुछ हद तक मजबूर थी, इसलिए उसने अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ी। क्या गलत है? कालिका संक्षेप में हिचकिचाई, इससे पहले कि वह असहाय रूप से कहे, मुझे कबीले से खबर मिली है। अब से 5 दिन बाद एल्डर तानीमवीर मुझे कबीले में वापस ले जाने के लिए आएंगे। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अंधकार पक्षी कबीला आखिरकार आ रहा था। एपिसोड 958 एल्डर तनीमवीर। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए और जब 5वां दिन आया तो अंधकार पक्षी कबीले की टोली वादे के अनुसार डालुओ आकाश पहुंच गई थी। डालुओ आकाश स्वागत महल महान हजार दुनिया में आध्यात्मिक जानवरों के बीच अंधकार पक्षी कबीले का इतिहास अत्यंत लंबा था। इसलिए जब वे डालुओ क्षेत्र पहुंचे तो मंडला ने भी अपनी साधना को रोककर उनका स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आकर उन्हें सम्मान दिया। महल के सामने मंडला अपने हाथों को पीछे बांधे खड़ी थी। साथ में 3 सम्राट ध्रुवांत और कालिका भी थे। सिवाय इसके कि इस समय कालिका थोड़ी खोई हुई लग रही थी और ध्रुवांत स्पष्ट था कि वह मन ही मन चिंतित थी। लेकिन अब और बोलने का कोई मतलब नहीं था। चूंकि अंधकार पक्षी कबीले की टोली यहाँ होगी तो वे केवल उनके रवैये को ही देख सकते थे।
निश्चिंत रहो, यद्यपि अंधकार पक्षी कबीला शक्तिशाली है, हमारा डालू क्षेत्र भी कमजोर नहीं है। वे मेरी निगरानी में जैसा चाहें वैसा करने का सपना देख सकते हैं। मंडला ने ध्रुवांत और कालिका की ओर देखते हुए कहा। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कालिका किस बात को लेकर चिंतित थी। उसने और ध्रुवांत ने एक रक्त संपर्क बंधन बनाया था। यह एक ऐसा अनुबंध था जो उनके जीवन और मृत्यु को एक साथ बांधता था। यदि एक पक्ष मर जाता तो दूसरा निश्चित रूप से उसका अनुसरण करता। सामान्यतया आध्यात्मिक जानवरों के कुलों के बीच रक्त संपर्क बंधन दुर्लभ नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि उनमें से अधिकांश दो शक्तिशाली और समान आध्यात्मिक जानवरों के प्रति होते। इस तरह वे दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अभी ध्रुवांत स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली रक्तरेखा वाला आध्यात्मिक जानवर नहीं था। इसके अलावा विशेष रक्तरेखा वाले उन आध्यात्मिक जानवरों के लिए वे सभी मनुष्यों के प्रति अवमानना रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य स्थिति के तहत एक मानव के समान स्तर का आध्यात्मिक जानवर अधिक मजबूत होगा, क्योंकि उनके पास उनकी जन्मजात प्रतिभा और काया होती थी जो एक मानव की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती थी। उनके विचार में अधिकांश मनुष्य कमजोर थे। वे वास्तविक विशेषज्ञ बनने से पहले आसानी से मर जाते थे, इसलिए वे मानव की रक्तरेखाओं के प्रति अत्यंत तिरस्कारपूर्ण थे। उनके विचार में आध्यात्मिक जानवर की रक्तरेखा की शुद्धता को दूषित करने के अलावा कोई लाभ नहीं था। इस प्रकार कुछ रूढ़िवादी आध्यात्मिक जानवर कुलों में यदि कोई आध्यात्मिक जानवर होता जो किसी मानव के साथ रक्त संपर्क बंधन बनाता तो उन्हें विद्रोही के रूप में देखा जाता और उनका खून निकालकर उन्हें मार दिया जाता। इसी वजह से कालिका अपने मन में इतनी चिंतित थी। उसे चिंता नहीं थी कि अंधकार पक्षी कबीला उसके साथ कुछ करेगा, क्योंकि उसके पिता अंधकार पक्षी कबीले के वर्तमान कुलपति थे और उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा के अलावा उसका पद प्रतिष्ठित था। कबीले में कोई भी उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसे चिंता थी कि अंधकार पक्षी कबीले को इस मामले के बारे में पता चलने के बाद वे ध्रुवांत के साथ कुछ करेंगे। मंडला की गारंटी सुनकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर उसने कृतज्ञता के साथ पूर्व की ओर सिर हिलाया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसने दूर क्षितिज से एक बिजली की चमक को देखने के लिए अपना सिर उठाया। बस कुछ ही सांसों के समय में वे पहले से ही उस बिजली की चमक को देख सकते थे। यह एक पक्षी था जो बैंगनी बिजली से घिरा हुआ था और हवा में सनसना रहा था। वह बैंगनी पक्षी महल के ऊपर मंडराया, फिर नीचे उतरा, मंडला के समूह के सामने उतरा। हाँ, इस बूढ़े आदमी को तनीनवीर के नाम से जाना जाता है, अंधकार पक्षी कबीले का एक एल्डर। मैं आज आपको परेशान करने के लिए माफी मांगता हूँ, महान डालुओ शासक। जब कई प्रकाश आकृतियां प्रकट हुईं, तो एक वृद्ध हंसी आध्यात्मिक ऊर्जा के आश्चर्यजनक दबाव के साथ गूंज उठी, जिससे पूरा क्षेत्र विवश हो गया। जैसे ही प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ा, स्वागत महल के सामने कई छायाचित्र दिखाई दिए, जिसमें एक नीले वस्त्र पहने एल्डर पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। उसके वस्त्रों को एक स्काईलार्क से सजाया गया था जो एक शक्तिशाली दबाव भी उत्सर्जित कर रहा था। चौंकाने वाला आध्यात्मिक ऊर्जा दबाव स्वाभाविक रूप से उसी से आ रहा था। नीले वस्त्र पहने एल्डर के पीछे कई छायाचित्र खड़े थे। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला एक पतला युवक था जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए था। उसकी शक्ल सुंदर थी, तेज भौहें और पतले होंठ थे
और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकल रही थी जिसने ध्यान आकर्षित किया। जब मंडला के पीछे खड़े 3 सम्राटों ने उस दबाव को महसूस किया तो उन्होंने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि लोगों का यह समूह काफी शक्तिशाली था। क्या वे उनके डालुओ क्षेत्र की क्षमता का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा लग रहा था कि कुछ भी अच्छा होने से पहले लड़ाई होगी। ऐसा लग रहा था कि आज का मामला इतना सरल नहीं होगा। तो यह अंधकार पक्षी कबीले के एल्डर तनीनवीर हैं। चूंकि इतने महान अतिथि आ रहे हैं, मेरा डालुओ क्षेत्र आप लोगों का स्वागत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। जैसे ही 3 सम्राटों ने अपनी भौहें सिकोड़ी, मंडला थोड़ा मुस्कुराई। यद्यपि उसने एक भी हरकत नहीं की, जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक शांत उतार चढ़ाव फैल गया, जिसने तुरंत दूसरे पक्ष द्वारा लाए गए चौंकाने वाले प्रभाव को शांत कर दिया। इतना अधिक कि दबा हुआ क्षेत्र भी शांत हो गया था। उसके कार्यों ने नीले वस्त्र पहने एल्डर की आंखों को सिकोड़ दिया था और उसने अपना ध्यान मंडला पर केंद्रित किया। फिर उसकी नजर गंभीर हो गई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महान डालुओ शासक ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे के संपर्क में आना शुरू कर देगा। ऐसा लगता है अब से बहुत दूर नहीं, आप पूरी तरह से उस दायरे में कदम रख पाएंगे। यह वास्तव में जश्न मनाने लायक बात है। एल्डर तनीनवीर की ताकत लेसर अर्थ सॉवरेन दायरे में थी और अंधकार पक्षी कबीले में उसका अत्यंत प्रतिष्ठित दर्जा था। उसके प्रारंभिक अनुमान के अनुसार महान डालुओ शासक अधिक से अधिक उसके समान स्तर पर थी। इसलिए यदि उनकी बातचीत विफल होने के बाद उन्हें लड़ना पड़ता तो उसे एक दिव्य जानवर के रूप में लाभ के साथ ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए मंडला की ताकत उसकी उम्मीदों से अधिक हो गई थी। एक ग्रेटर अर्थ सॉवरेन दायरे का अस्तित्व उनके अंधकार पक्षी कबीले में भी उच्चतम स्तर का था और उसने कभी भी एक क्षेत्रीय शक्ति में इतने शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मंडला के चेहरे पर भी एक मुस्कान दिखाई दी जब उसने उत्तर दिया, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद एल्डर तनीनवीर। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि आध्यात्मिक जानवर कबीले कितने अभिमानी थे। इसके अलावा पिछले रवैये को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ आए थे। यदि यह शिकार युद्ध से उसकी सफलता के लिए नहीं होता तो एल्डर तनीनवीर इस समय शायद इतने विनम्र नहीं दिखते। एल्डर तनीनवीर धीरे से मुस्कुराया, फिर एक छायाचित्र को देखा और अपनी आंखों को सिकोड़कर मुस्कुराया। छोटी कालिका, यह बूढ़ा आदमी तुम्हें वापस लाने के लिए इतनी दूर आया है, तुम अभी भी मुझसे छिपना चाहती हो? जब कालिका ने एल्डर तनीनवीर की नजर को अपनी ओर निर्देशित करते हुए देखा तो वह लाचारी से बाहर चली गई। जब एल्डर तनीनवीर ने कालिका को बाहर जाते देखा तो उसकी उजाड़ आंखों में एक चमक टिमटिमाने लगी। जब उसने कालिका की जांच की, फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। तुम सच में एक नौ अधोलोक पक्षी बन गई हो। छोकरी, तुमने वास्तव में इस रक्तरेखा को जगाया है। तुम वास्तव में पिछले कुछ हजार वर्षों में हमारे कबीले में सबसे अच्छी रक्तरेखा वाली हो। जब ध्रुवांत ने यह दृश्य देखा तो वह कोंडोर किंग अमरेश्वर से पहेली में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। अंधकार पक्षी कबीले के लिए 9 अधोलोक पक्षी की रक्तरेखा को जगाना बहुत कठिन है। एल्डर तनीनवीर के शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि अंधकार पक्षी कबीले में बहुत से लोग नहीं थे जो इस रक्तरेखा को जगा सकते थे। हाँ, अंधकार पक्षी शुरू से ही आध्यात्मिक जानवर हैं, लेकिन जैसे जैसे वे विकसित होते हैं, कई शाखाएं हो सकती हैं।
उदाहरण के लिए 9 अधोलोक अग्नि पक्षी, 9 अधोलोक ठंड पक्षी आदि। लेकिन 9 अधोलोक पक्षी की शाखा सबसे दुर्लभ है, क्योंकि जो 9 अधोलोक पक्षी में विकसित हो सकते हैं, इसका मतलब है कि उनके पास अमर पक्षी की रक्तरेखा थी। यदि उनके पास पर्याप्त अवसर है तो वे एक अमर पक्षी में विकसित हो सकते हैं, जो एक वास्तविक दिव्य जानवर है, और दिव्य जानवर रिकॉर्ड के उच्चतम स्तर में भी है। कोंडोर किंग अमरेश्वर हंसा। मेरे ज्ञान के अनुसार कालिका पिछले कुछ हजार वर्षों में एकमात्र ऐसी है जो 9 अधोलोक पक्षी में विकसित होने में सक्षम है। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो वह मन ही मन अपने होठों पर जीभ फेरने से खुद को रोक नहीं सका। अतीत में वह केवल जानता था कि कालिका के पास काफी अच्छी प्रतिभा थी, इसलिए उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अंधकार पक्षी कबीले के बीच इतनी दुर्लभ होगी। जब ध्रुवांत कोंडोर किंग अमरेश्वर के साथ धीमी आवाज में बातचीत कर रहा था, कालिका ने एल्डर तनीमवीर की ओर मजबूरन मुस्कान दी और फिर जारी रखा, धन्यवाद एल्डर, मुझे लेने आने के लिए। लेकिन जब से आप यहाँ हैं तो हमें वापस जाने की तैयारी करने दें। जब उसने अपने शब्द समाप्त किए तो एल्डर तनीमवीर के पीछे खड़े सुंदर साथी ने थोड़ा मुस्कुराया। आपकी महारानी कालिका, हमें लौटने की कोई जल्दी नहीं है। इस बार हमारे आगमन के दौरान हमें अन्य मामलों में भाग लेना है। तुम कौन हो? कालिका ने ठंडे स्वर में कहा। मैं ललित हूँ, हमारे कबीले के कानून प्रवर्तन प्रभाग का एक डेकन। युवक मुस्कुराया। ललित, कालिका ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उस समय जब उसने अंधकार पक्षी कबीला छोड़ा था, यह व्यक्ति कबीले की युवा पीढ़ी के बीच एक जाना माना व्यक्ति था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अब तक एक डेकन बन जाएगा। इस तरह के सुधार को तेज माना जा सकता है। हाँ, छोटी कालिका, उस बच्चे ललित के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। एल्डर तनीमवीर मुस्कुराया। उसकी शुरुआती गंदी आंखें अचानक तेज हो गईं जब उसने जारी रखा, तुम पिछले कुछ हजार वर्षों में हमारे कबीले की सबसे उत्कृष्ट रक्तरेखा वाली हो और तुम्हारी जीवन पट्टिका पैतृक तीर्थ में छोड़ी गई है। बस इतना है कि हमारे आने से पहले हमने महसूस किया कि तुम्हारी जीवन पट्टिका रक्तरेखा से उत्पन्न होने वाली थोड़ी अशुद्धता के साथ मिश्रित थी। इसलिए यह बूढ़ा आदमी आज यहाँ चीजों को स्पष्ट करने के लिए है। कालिका का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उत्तर दिया, मैं पहले गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इस प्रकार एक निशान रह गया था। यह भविष्य में गायब हो जाएगा। एल्डर तनीमवीर ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, जब इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे पता था कि तुमने किसी के साथ रक्त संपर्क बंधन बनाया है। इसलिए तुम्हें इसे मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चिंत रहो, अगर दुनिया में कोई भी तुम्हें रक्त संपर्क बंधन बनाने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करता है तो हमारा अंधकार पक्षी कबीला निश्चित रूप से उनके साथ मौत तक लड़ेगा। तो तुम्हें बस मुझे यह बताने की जरूरत है कि वह व्यक्ति कौन है जिसके साथ तुमने रक्त संपर्क बंधन बनाया है। जब वह अंत तक बोला तो उसका लहजा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। कालिका ने अपने दांत पीसे और अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एल्डर तनीमवीर ने कालिका पर एक नजर डाली, फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भले ही तुम न कहो, यह बूढ़ा आदमी अभी भी इसे महसूस कर सकता है। यहाँ मौजूद लोगों में बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास मेरे अंधकार पक्षी कबीले की रक्तरेखा की गंध है। जब वह अंत तक बोला तो उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी जो क्षितिज पर गूंज उठी,
इससे पहले कि उसकी तेज नजर जो आसमान को फाड़ सकती थी, ध्रुवांत पर टिक गई। बच्चे, क्या यह बूढ़ा आदमी सही है? एपिसोड 959 ललित। बच्चे, क्या यह बूढ़ा आदमी सही है? एल्डर तनीमवीर की गर्जना गरज की तरह गूंजी, जिसने क्षितिज को हिला दिया, और उसकी नजर एक खुली तलवार की तरह थी जिसकी तीक्ष्णता ने अंतरिक्ष को छेद दिया और ध्रुवांत को ढक लिया। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि के नीचे ध्रुवांत ने एक भयानक दबाव महसूस किया और ऐसा लगा जैसे वह उसकी छाती को छेदना चाहता हो। इसने सीधे उसके शरीर में रक्त और आभा को उबाल दिया और उसने अपने गले में मिठास का संकेत महसूस किया। हालांकि मिठास दब गई और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने बिना किसी बचाव के एल्डर तनीमवीर की आंखों में सीधे देखा, इससे पहले कि उसकी आंखों से भी एक तीक्ष्ण आभा निकल पड़े। भले ही वह जानता था कि वह एल्डर तनीमवीर का मुकाबला नहीं कर सकता, उसका इरादा किसी भी तरह से कमतर नहीं था। जब एल्डर तनीमवीर ने देखा कि इतने छोटे 5वीं श्रेणी के सॉवरेन ने घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार नहीं की और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी की, तो उसने तुरंत खर्राटे लिए और एक और भी भयानक दबाव डालने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने वाला था ताकि उसके सामने वाले इस व्यक्ति को झुकना पड़े। मेरे डालुओ क्षेत्र में कदम रखना, क्या तुम मुझे अदृश्य समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा, मंडला की क्रोधित आवाज गूंज उठी और एल्डर तनीमवीर ने महसूस किया कि एक भयावह दबाव उसकी ओर बढ़ रहा है। उस दबाव के तहत उसने जो पैर उठाए थे वे वास्तव में आगे नहीं बढ़ सके। यद्यपि वह जबरदस्ती वह कदम उठा सकता था, खतरे की अपनी धारणा के साथ वह जानता था कि अगर उसने वह कदम आगे बढ़ाया तो मंडला निश्चित रूप से उसकी ओर बढ़ेगी। उस समय भले ही वह पीछे हट सके, वह निश्चित रूप से एक भयानक स्थिति में होगा। चाहे जो भी हो, मंडला अब एक क्वासी ग्रेटर अर्थ सॉवरेन थी, जो एक लेसर अर्थ सॉवरेन से भी अधिक शक्तिशाली थी। एक मुकाबले में उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। एल्डर तनीमवीर की नजर में परिवर्तन हुआ, इससे पहले कि उसके फड़फड़ाते कपड़े स्थिर हो गए और उससे निकलने वाला दबाव भी शांत हो गया। जैसे ही उसका दबाव फीका पड़ा, एल्डर तनीमवीर ने मंडला को क्रोध और ठंडक के साथ देखा और गंभीरता से कहा, महान डालुओ शासक, यह मामला मेरे अंधकार पक्षी कबीले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि डालुओ क्षेत्र मेरे कबीले की ओर से उस व्यक्ति को इस बूढ़े आदमी को सौंप देगा। उस समय हमारा कबीला निश्चित रूप से इस एहसान को अपने दिलों में याद रखेगा। मंडला ने एल्डर तनीमवीर पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, असंभव, ध्रुवांत ने डालुओ क्षेत्र में इतना योगदान दिया है, इसलिए यदि आप उसे मेरे डालुओ क्षेत्र के क्षेत्रों में छूना चाहते हैं तो आप हमारे साथ युद्ध छेड़ रहे हैं। यद्यपि उसकी आवाज नरम थी, उसमें संकल्प महसूस किया जा सकता था जिसने सीधे एल्डर तनीमवीर की आंखों को सिकोड़ दिया था। उसने स्वाभाविक रूप से मंडला से इतने तीव्र अस्वीकृति की उम्मीद नहीं की थी। महान डालुओ शासक, आप केवल एक 5वीं श्रेणी के सॉवरेन के लिए मेरे अंधकार पक्षी कबीले के साथ युद्ध छेड़ने को तैयार हैं, एल्डर तनीमवीर ने गंभीरता से कहा। यद्यपि डालुओ क्षेत्र की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से थोड़ी अधिक हो गई थी, फिर भी यह एक पतली नींव वाली शक्ति थी और एक लंबे इतिहास वाले आध्यात्मिक जानवर कबीले से अतुलनीय थी। इसलिए यदि वे युद्ध शुरू करते तो डालुओ क्षेत्र निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। यदि मेरा डालुओ क्षेत्र किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा भी नहीं कर सकता जिसने हमारे लिए बहुत योगदान दिया है, तो हम भविष्य में उत्तरी क्षेत्र में कैसे खड़े होंगे? यदि ऐसा है तो हम जल्दी ही भंग हो सकते हैं।
मंडला ठंडे स्वर में मुस्कुराई। इसके अलावा भले ही आपके अंधकार पक्षी कबीले की नींव गहरी हो, आपको मेरे डालुओ क्षेत्र को नष्ट करने के लिए कई अर्थ सॉवरेन का बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद आप भी उस समूह में शामिल होंगे। जैसे ही वह बोली, मंडला की आंखों में पहले से ही हत्या का इरादा चमक रहा था। इस तरह के कड़े शब्दों ने सीधे एल्डर तनीनवीर के चेहरे को पीला कर दिया था। लेकिन जैसे ही वह क्रोधित हुआ, वह मन ही मन चौंक भी गया। उसके विचार में महान डालुओ शासक बस पागल थी और उसकी प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षाओं से बाहर चली गई थी। लापरवाही से दोनों पक्षों को मौत तक हताहत होने के बारे में बात करना। भले ही उनका अंधकार पक्षी कबीला डालुओ क्षेत्र से अधिक मजबूत था, वे कई अर्थ सॉवरेन की मौत को स्वीकार नहीं कर सकते थे। हजारों और असंख्य वर्षों के बाद भी उनके अंधकार पक्षी कबीले में उनमें से केवल कुछ ही थे और हर एक नुकसान उन्हें भारी नुकसान पहुंचाता। एल्डर तनीनवीर जैसे ही एल्डर तनीनवीर का चेहरा अंधेरे में टिमटिमा रहा था और उसके चारों ओर की प्रचंड आभा फटने के संकेत दिखा रही थी, कालिका ने गुस्से से दहाड़ा था, उस समय जब मैं गंभीर रूप से घायल हो गई थी, अगर ध्रुवांत नहीं होता तो मैं पहले ही मर चुकी होती। इसलिए सामान्यतया वह मेरे अंधकार पक्षी कबीले का एक उपकारी है और अब तुम उसे खिलाने वाले हाथ को काटने जा रहे हो। एल्डर तनीनवीर ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, कालिका, मुझे पता है कि तुम रिश्ते को महत्व देती हो, लेकिन एहसान चुकाने के और भी तरीके हैं। तुम्हारे पास पिछले हजारों वर्षों में हमारे अंधकार पक्षी कबीले की सबसे शुद्ध रक्तरेखा है। भले ही तुम रक्त संपर्क बंधन बनाना चाहती हो, यह समान रूप से महान रक्तरेखा वाले दिव्य जानवर के साथ होना चाहिए। यह बच्चा इतना साधारण है, वह इतनी बड़ी किस्मत कैसे सहन कर सकता है? उसके लिए यह अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है। साधारण, मंडला ने ठंडे स्वर में कहा। ध्रुवांत हमारे उत्तरी क्षेत्र में ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड का अधिपति है। पूरे उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे आगे निकल सके। एल्डर तनीनवीर और उसके पीछे खड़े ललित, उनकी आंखों में विस्मय था। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांत की ऐसी उपलब्धियां होंगी। है, उत्तरी क्षेत्र बहुत बड़ा है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ की युवा पीढ़ी इतनी अक्षम होगी। हमारे कबीले के बीच भी एक 5वीं श्रेणी के सॉवरेन को केवल संतोषजनक माना जा सकता है। जहां तक शिखर की तलाश की बात है, यह बस एक मजाक है। एल्डर तनीनवीर जल्दी से ठीक हो गया जब उसने तिरस्कार के साथ अपने होंठ अलग कर दिए। स्पष्ट रूप से वह उत्तरी क्षेत्र के इस तथाकथित ड्रैगन फीनिक्स रिकॉर्ड के बारे में संदेह से भरा था। जब ध्रुवांत ने एल्डर तनीनवीर के तिरस्कारपूर्ण शब्द सुने तो वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया। मैं वास्तव में उत्तरी क्षेत्र का अधिपति बनने में भाग्यशाली हूँ। जहाँ तक मेरी योग्यता का सवाल है, एल्डर मुझे एक परीक्षा देने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजते? एल्डर तनीनवीर के जबरदस्ती वाले शब्दों का सामना करते हुए ध्रुवांत मंडला के संरक्षण में नहीं काम पा, क्योंकि वह जानता था कि अगर मंडला अंधकार पक्षी कबीले से लड़ती है तो क्या दबाव आएगा। इसलिए उसने कुछ दबाव हटाने के लिए मौके पर ही बात की थी। लेकिन ध्रुवांत ने एल्डर तनीनवीर के साथ अहंकार से बात नहीं की। चाहे जो भी हो, बाद वाला अभी भी एक अर्थ सॉवरेन था और एल्डर तनीनवीर के लिए उसे मारना आसान था। इसलिए उसने एल्डर तनीनवीर से कहा कि वह उसे एक परीक्षा देने के लिए किसी को भेजे। अभी अगर एल्डर तनीनवीर उसे परखने के लिए किसी को भेजना चाहते थे तो वह निश्चित रूप से वह ललित होगा।
वह व्यक्ति सरल नहीं था और ध्रुवांत के अनुमान के अनुसार उसकी ताकत कालिका के समान होनी चाहिए। लेकिन भले ही वे लड़ते, बाद वाला कम समय में ध्रुवांत के साथ जीत हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकता था। जब एल्डर तनीमवीर ने ध्रुवांत के शब्द सुने तो उसकी नजर टिमटिमाने लगी और वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तुम बहुत चालाक हो, बच्चे। लेकिन अगर यह बूढ़ा आदमी कदम उठाना चाहता तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन जब से तुम बाहर निकलने के लिए पर्याप्त साहसी हो, आज यह बूढ़ा आदमी देखेगा कि तुम कितने सक्षम हो। ललित, यहाँ सुंदर और नीले वस्त्र पहने युवक ने गंभीरता से उत्तर दिया। उसे 10 राउंड के भीतर पकड़ो। जैसे ही वह बोला, एल्डर तनीमवीर ने मंडला और 3 सम्राटों की ओर देखा। मुझे विश्वास है कि आप लोग युवा पीढ़ी के बीच एक मुकाबले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना? एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि बच्चा साधारण था और जानकारी कबीले को वापस भेज दी, तो कबीले के एल्डर निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। पिछले हजारों वर्षों में उनके अंधकार पक्षी कबीले की सबसे प्रतिभाशाली रक्तरेखा कभी भी मनुष्यों की रक्तरेखा से दूषित नहीं हो सकती थी। एक बार मामला बड़ा हो गया तो वह देखेगा कि क्या डालुओ क्षेत्र अभी भी उनका सामना करने की हिम्मत करेगा। मंडला और 3 सम्राटों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उन्होंने अब और बात नहीं की। आखिरकार एल्डर तनीमवीर अंधकार पक्षी कबीले का प्रतिनिधित्व कर रहा था और वे विरोध करने की अच्छी स्थिति में नहीं थे। चूंकि वह चाहता था कि ललित कदम उठाए तो ऐसा ही हो। मंडला ने ललित पर एक नजर डाली। यह व्यक्ति साधारण नहीं था और अंधकार पक्षी कबीले की युवा पीढ़ी के बीच भी एक उत्कृष्ट व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अंधकार पक्षी कबीला बहुत अभिमानी था, 10 चालों में ध्रुवांत को पकड़ना चाहता था। बस इसके बारे में सोचते हुए मंडला के होठों के कोने एक ठंडे उपहास में उठ गए। इन सभी वर्षों के बाद जिन लोगों ने ध्रुवांत को छोटा समझा, उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। महान डालुओ शासक वास्तव में समग्र स्थिति को जानता है। जब एल्डर तनीमवीर ने मंडला की चुप्पी देखी तो उसने संतुष्ट मुस्कान दी और अपने पीछे ललित की ओर सिर हिलाया। ललित ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वह हिला, कालिका ने उसे बाधित कर दिया था और ठंडे स्वर में ललित को देखा। आपकी महारानी कालिका, निश्चिंत रहें कि मैं उसकी जान नहीं लूंगा। मैं उसे केवल कुछ सिद्धांत बताऊंगा। ललित कालिका की ठंडी नजर की ओर हल्के से मुस्कुराया। कालिका, इस मामले में हस्तक्षेप मत करो। अगर इस बच्चे को तुम्हारी रक्षा करने की जरूरत है तो वह बहुत बेकार है। भले ही तुम्हारे पिता इस मामले के बारे में जानते हों, वह निश्चित रूप से तुम्हें लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं देंगे, एल्डर तनीमवीर ने बगल से गंभीरता से कहा। कालिका ने ठंडे स्वर में ललित पर एक नजर डाली और फिर उपहास किया। मैं बस नहीं चाहती कि तुम बाद में खुद को शर्मिंदा करो। ललित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने एक गैर प्रतिबद्ध मुस्कान दी, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा और आगे बढ़ा, कालिका के पास से गुजरा और धीरे धीरे ध्रुवांत की ओर चला गया। उसके धीरे धीरे बाहर निकलने के साथ कोई भी उसके शरीर में ज्वालामुखी की तरह धधकती और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उसकी तीक्ष्ण नजर और भी तीक्ष्ण हो गई क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके कपड़ों को फड़फड़ा दिया। अस्पष्ट रूप से उससे एक कर्कश स्पष्ट आवाज गूंज रही थी। उसके शरीर से धीरे धीरे एक आश्चर्यजनक फैल गया। जब 3 सम्राटों ने ललित के व्यवहार को महसूस किया तो उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके व्यवहार को देखते हुए डालुओ क्षेत्र के राजाओं के बीच भी
शायद केवल असुर राजा ही उसे दबा सकता था। अंधकार पक्षी कबीले की युवा पीढ़ी वास्तव में कुछ हद तक सक्षम थी। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर तनीनवीर इतना अभिमानी था। सभी की निगाहों के नीचे ललित तब तक चला जब तक वह ध्रुवांत से 10 फीट दूर नहीं था। फिर उसने अपने पैर रोक दिए। उसने उदासीनता से ध्रुवांत को देखा और हल्के से कहा, मैं तुम्हें केवल बाहर कदम रखकर यह बताना चाहता हूँ कि मनुष्य केवल इसलिए महान हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं। हालांकि ध्रुवांत ने उसके शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया और शांत भाव बनाए रखा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे झुका लिया। दालुओ क्षेत्र का ध्रुवांत आपकी शिक्षा चाहता है। एपिसोड 960 9 अधोलोक अग्निपक्षी। स्वागत महल के सामने ध्रुवांत और ललित टकराव में खड़े थे। दोनों की निगाहें ब्लेड की तरह तेज थीं और उनके शरीरों से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे, जिससे आसपास का स्थान भनभनाहट की आवाजों के साथ कांप रहा था। ललित थोड़ा चौंक गया जब उसने ध्रुवांत को देखा, जो उसके सामने खड़े होकर उससे कमजोर नहीं लग रहा था। जाहिर है वह थोड़ा हैरान था कि ध्रुवांत कैसे केवल 5वीं श्रेणी का सॉवरेन होते हुए भी अपनी साधना को इस तरह बना पाया। लेकिन ललित ने ज्यादा नहीं सोचा। चाहे ध्रुवांत घबराया हुआ हो या साहसी, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसे जो करना था वह 10 चालों के भीतर ध्रुवांत को नीचे गिराना था। उस समय वह उस बच्चे को उनके बीच के अंतर का एहसास कराएगा। जब तक कि यह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे कुछ आत्मज्ञान हो, वह कालिका को अंतहीन रूप से परेशान नहीं करेगा और ईमानदारी से अपने ऊपर आपदा को आकर्षित करने से रोकने के लिए अपने रक्त संपर्क बंधन को भंग कर देगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है, अन्यथा तुम केवल महारानी कालिका की महान रक्तरेखा को दूषित करोगे। ललित ने गहराई से ध्रुवांत को देखा और अब और नहीं बोला। उसने अचानक अपने हाथ भींच लिए और उसके शरीर से धधकती हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह विस्फोट हुआ, क्योंकि लुढ़कती गर्मी की लहरों ने इस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा दिया। बूम! जैसे ही इस क्षेत्र का तापमान बढ़ा, ललित ने अचानक अपना पैर पटक दिया, जिससे जमीन कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि ललित के पैरों के नीचे आग की लपटें फट गई हों, जिससे नीचे की मजबूत नीली स्लैब में दरारें फैल गईं। वह बाहर निकल गया, एक प्रतिबिंब छोड़कर। ललित की गति इतनी तेज थी कि नग्न आंखों से पकड़ना मुश्किल था। यह केवल एक पल था कि वह ध्रुवांत के बगल में प्रकट हो गया था। अपनी 2 उंगलियों को तलवार बनाने के लिए टेढ़ा करते हुए एक लाल ज्वलनशील आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र हुई, जिससे तुरंत उसकी उंगलियां लाल हो गईं और उसकी उंगलियों पर लाल रंग की लपटें कूदने लगीं। जैसे ही उसकी उंगलियां बाहर निकलीं, उन्होंने उच्च तापमान से अंतरिक्ष को विकृत कर दिया था। ललित का हमला करते समय थोड़ा भी नरमी बरतने का कोई इरादा नहीं था। एक साधारण 5वीं श्रेणी के सॉवरेन का तो जिक्र ही क्या, यहाँ तक कि 6ठी श्रेणी के सॉवरेन भी उसकी उंगली से छेदे जाते, उनके शरीरों पर छेदने वाले घाव छोड़ जाते। हाँ, ललित की आध्यात्मिक लाल उंगलियां पूर्णता के बिंदु पर लाई गई हैं। जब एल्डर तनीनवीर ने ललित के बिजली के हमले को देखा, तो उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। बगल में खड़ी मंडला, 3 सम्राट और कालिका ने ठंडे स्वर में देखा, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। वे ध्रुवांत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। 5वीं श्रेणी के सॉवरेन में उसकी साधना के बावजूद अगर किसी ने उसे एक साधारण 5वीं श्रेणी के सॉवरेन की तरह माना, तो वे कुछ दुर्भाग्य के लिए तैयार थे।
ललित की लाल उंगलियां ध्रुवांत की काली पुतलियों में प्रतिबिंबित होने वाली प्रतिबिंबों के धब्बों की तरह थीं और अगले ही पल उसकी 2 उंगलियां मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गईं। जब उसकी उंगलियां बाहर निकलीं, तो ध्रुवांत के शरीर की सतह से एक सुनहरा प्रकाश निकला। अस्पष्ट रूप से ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी क्योंकि उसकी उंगलियों पर बैंगनी सुनहरे ड्रैगन रून्स दिखाई दिए। ड्रैगन फीनिक्स काया, सच्चा ड्रैगन टैटू। उसकी उंगलियां, जो सोने से बनी हुई दिखती थीं, ने अंतरिक्ष को छेद दिया और लाल ज्वलनशील उंगलियों से टकराईं। तुरंत एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभाव बह गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन ढह गई और मजबूत नीली स्लैब राख में बदल गईं। जब उंगलियां टकराईं, तो ललित के चेहरे पर मौजूद ठंडा उपहास जम गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि टक्कर के उस पल में प्रसारित होने वाली हिंसक शक्ति एक साधारण दिव्य कलाकृति की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली थी। सामान्यतया यहाँ तक कि मानव विशेषज्ञ जो अपनी काया की साधना में विशेषज्ञता रखते थे, ऐसी ताकत हासिल नहीं कर सकते थे। इस साथी का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली है? मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम्हारी तुलना मुझसे की जा सकती है। ललित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं जब उसने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। उसकी उंगली बाहर निकल गई, जिसने असंख्य प्रतिबिंब बनाए जो तुरंत ध्रुवांत के महत्वपूर्ण स्थानों को ढक लिया और उन प्रतिबिंबों ने कान छेदने वाले विस्फोट लाए। सरसराहट, सरसराहट। लेकिन इस तरह के क्रूर हमलों का सामना करते हुए ध्रुवांत ने उनका सामना किया था। जैसे ही सुनहरा प्रकाश बढ़ा, प्रतिबिंब बह गए थे और उन प्रतिबिंबों से भी टकराए थे। बूम, बूम, बूम। जैसे ही प्रतिबिंब टकराए, आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट हुई क्योंकि एक आंधी बह गई जिसने पास की जमीन पर गहरे निशान छोड़े। हालांकि वे निशान कुछ अलग थे। ललित के निशान हिंसा और गर्मी से भरे थे, इस प्रकार उसने जो निशान छोड़े थे उनमें पिघलने के संकेत दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर ध्रुवांत के निशान तेज और चिकने थे, जैसे दर्पण, जैसे टोफू को काटना। बूम। जैसे ही आंधियों का तूफान बह गया, अंतिम टकराव में एक शक्तिशाली शॉक वेव विस्फोट हुआ, जिससे वे दोनों पीछे हट गए। ध्रुवांत के पैर 10 फीट तक जमीन पर घिसट गए थे। फिर उसने थोड़े गंभीर भाव से अपना सिर उठाया। ललित को देखते हुए बाद वाले ने भी अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उत्तरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के अधिपति बन सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। ललित ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसकी बाह पर कुछ खून के निशान दिखाई दिए। धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए कुछ लाल लपटें निकलीं और उसके घाव तेजी से गायब हो गए, जो दिव्य जानवरों से संबंधित पुनर्योजी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे थे। जब ध्रुवांत ने स्थिति देखी तो वह मुस्कुराया। उसकी उंगलियों से खून की बूंदें गिर रही थीं। लेकिन एक सुनहरा प्रकाश बढ़ने के बाद घाव पूरी तरह से गायब हो गए थे। काया की तुलना करते हुए उसकी ड्रैगन फीनिक्स काया किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी और केवल एक दिव्य जानवर जितनी मजबूत हो सकती थी। पिछले टकराव में उसने ललित के हमलों को प्राप्त करने के लिए ड्रैगन फीनिक्स काया का उपयोग किया था। हालांकि वह बाद वाले द्वारा प्रदर्शित ताकत से भी थोड़ा चौंक गया था। उसके अनुमानों के अनुसार ललित छठी श्रेणी के सॉवरेन दायरे के शिखर पर होना चाहिए। दालुओ क्षेत्र के राजाओं के बीच वह केवल असुर राजा से कमजोर था। ईश्वर और नेदरवर्ल्ड राजकुमार की तुलना में ललित बहुत मजबूत था। ललित ने अपनी आंखों को सिकोड़कर ध्रुवांत को देखा। पिछले टकराव के माध्यम से उसकी आंखों में पहले जो अवमानना थी वह गायब हो गई थी।
5वीं श्रेणी के सॉवरेन दायरे में साधना के साथ इस बिंदु तक उससे लड़ने में सक्षम होने के लिए बस यह बिंदु अकेले ही साबित करता है कि ध्रुवांत साधारण नहीं था। यद्यपि उसकी पिछली ताकत केवल उसे परख रही थी, ध्रुवांत ने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। दिलचस्प, ललित ने खुद से बुदबुदाया क्योंकि उसकी आंखों में धधकती लड़ाई का इरादा बढ़ गया। केवल इस तरह का प्रतिद्वंद्वी ही ललित द्वारा गंभीरता से लिया जा सकता था। ललित की धधकती नजर ध्रुवांत पर टिक गई और उसके कपड़े हवा में फड़फड़ाए क्योंकि उसके शरीर से एक ज्वालामुखी की तरह हिंसक धधकती आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा सीटी बजाती हुई ललित के पीछे इकट्ठा हो गई। अस्पष्ट रूप से इसने कुछ हजार फीट के एक विशाल लाल पक्षी का रूप ले लिया था जो धधकती लपटों से ढका हुआ था। उच्च तापमान ने बादलों को भी वाष्पित कर दिया था। ललित उछला और लाल पक्षी के ऊपर प्रकट हुआ, फिर अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी हथेली के पास लपटें इकट्ठा हो गईं, जो तुरंत एक लाल लंबे भाले में बदल गईं। उस पल में जब उसने भाला पकड़ा, ध्रुवांत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ललित का व्यवहार और भी आश्चर्यजनक हो गया था। जब ललित ने अपनी नजर डाली तो इसने वास्तव में ध्रुवांत को उसकी त्वचा पर चुभने वाला दर्द महसूस कराया था। इस समय वर्तमान ललित ने वास्तव में ध्रुवांत को खतरा महसूस कराया। लाल पक्षी ललित का दिव्य जानवर रूप था। हालांकि यह कालिका के 9 अधोलोक पक्षी के समान नहीं था। अगर ध्रुवांत ने सही अनुमान लगाया था तो ललित का दिव्य जानवर रूप 9 अधोलोक अग्नि पक्षी होना चाहिए। यद्यपि अंधकार पक्षी कबीले में 9 अधोलोक अग्नि पक्षी 9 अधोलोक पक्षी जितना दुर्लभ नहीं था, फिर भी यह एक दुर्जेय दिव्य जानवर था जिसमें आकाश को जलाने और समुद्र को उबालने की शक्ति थी। सिजल सिजल। जैसे ही 9 अधोलोक अग्नि पक्षी ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए, पूरा आकाश धधकता हुआ लग रहा था और बेहद लाल हो गया था। उसी समय 9 अधोलोक अग्नि पक्षी और ललित एक शरीर में विलीन हो गए लगते थे और इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा उबलने लगी थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। अपना सॉवरेन दिव्य शरीर बाहर निकालो, अन्यथा तुम्हारे पास और कोई मौका नहीं होगा, ललित ने ध्रुवांत को देखते हुए कहा। उसके जैसा दिव्य जानवर सॉवरेन दिव्य शरीर को परिष्कृत नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास उनका दिव्य जानवर रूप था जो एक समान साधन था। अब जब ललित ने अपना दिव्य जानवर रूप निकाल लिया था तो उसकी लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी और अगर ध्रुवांत ने अभी भी अपना सॉवरेन दिव्य शरीर नहीं निकाला तो ध्रुवांत के लिए उसका सामना करना मुश्किल होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, ध्रुवांत मुस्कुराया। उसने खुद को बहुत ऊंचा नहीं समझा और ललित की उपेक्षा नहीं की। उसके दोनों हाथ तेजी से मुहरों में बने और उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरा प्रकाश निकला। कुछ ही सांसों के समय में उसके पीछे एक विशाल सॉवरेन दिव्य शरीर प्रकट हो गया था। वह सॉवरेन दिव्य शरीर इस क्षेत्र में खड़ा था जिसके सिर के पीछे एक धधकता हुआ सुनहरा सूरज तैर रहा था। इसका विशाल सिलहूट प्राचीन सुनहरे रूंस से भरा था। यह स्वाभाविक रूप से महान सौर अमर शरीर था। क्या अजीब सॉवरेन दिव्य शरीर है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। जब ललित ने ध्रुवांत के सॉवरेन दिव्य शरीर को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्यजनक की एक परत चमक उठी, लेकिन यह जल्दी से उसके द्वारा छिपा दी गई। चाहे ध्रुवांत आज किसी भी साधन का उपयोग करे, परिणाम नहीं बदलेगा। जब से उसने अपना दिव्य जानवर रूप निकाल लिया था, तब इस टकराव का अंत आने का समय आ गया था। चूंकि ध्रुवांत उसे इस अवस्था में मजबूर कर सकता था, तो यह स्वाभाविक रूप से साबित करता है कि ध्रुवांत सक्षम था।
लेकिन चाहे जो भी हो, एल्डर तनीमवीर स्पष्ट रूप से उस साथी को दबाने का इरादा रखता था, इसलिए उसे यह बताना था कि उसकी ताकत अभी भी कालिका के साथ रक्त संपर्क बंधन बनाने के योग्य होने से बहुत दूर थी। ऐसा औसत दर्जे का व्यक्ति महारानी कालिका की महान संभावना में देरी करना बंद कर सकता है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, ललित की नजर और भी तेज हो गई जब उसने धीरे धीरे अपना लाल लंबा भाला उठाया और दूर से ध्रुवांत पर निशाना साधा। जब उसने देखा तो पतले युवक ने भी अपना सिर उठाया था और उसकी काली पुतलियां, जो बिना किसी डर के तीक्ष्णता से भरी हुई थीं, ने अंतरिक्ष को छेद दिया था। वह हर कदम पर अपने रास्ते आया था। ऐसी कोई जीवन मृत्यु की स्थिति नहीं थी जिसका उसने अनुभव नहीं किया था। सिर्फ ललित अकेले ही उसे हार मानने के लिए पर्याप्त होने से बहुत दूर था। जैसे ही उन दोनों की तेज निगाहें आकाश में टकराईं, चिंगारियां तुरंत उड़ गईं। लड़ाई का इरादा बढ़ गया। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।